67,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई है एक साल में। अरे बाप रे। मैकडोनाल्ड, KFC, बर्गर किंग, एवरीथिंग इज 100% हलाल सर्टिफाइड। हमारे यहाँ पर केजरीवाल मदरसे के मौलाना को 18,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी की सैलरी है 735 रुपीज। सेंट जेवियर्स नाम से स्कूल है, उसके लिए 10 लाख रुपया सिद्धिविनायक मंदिर ने दिया। अब आपको मैं लेटेस्ट बताऊं तो हलाल डायपर्स भी है, वैष्णो देवी गवर्नमेंट के कब्जे में है। पहले आपको हलाल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। मैं हलाल का पैसा क्यों पे कर रहा हूं? बजरंग दल ने इसी मैकडोनाल्ड को बंद करके भारत से भगाया था। क्यों पता है आपको? हज यात्रा को गवर्नमेंट से 834 करोड़ रुपीस मिलता है, $100 बिलियन फॉर दिस हलाल सर्टिफिकेशन। तो लिटरली FSSAI के बाजू में हलाल का सर्टिफिकेशन रहता है, सो दोनों लोगों रहता है। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी भी नहीं चलेगी। Why we need Jamiat Ulema Hind? They want to build a Muslim youth army. This is love jihad. हर हर महादेव। जय सिया राम। कुछ पॉडकास्ट ना ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको आपके देश के बारे में कितना पता है और कितना पता नहीं है। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो ये हमारे लिए वो वाला पॉडकास्ट है। करेक्ट। तो हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं हिंदू जन जागृति समिति के स्पोक्स पर्सन, जिनका नाम है रमेश शिंदे जी। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि एकदम ही स्पाइसी होने वाला है आज का पॉडकास्ट। यस। एक्चुअली क्या करते हैं, ओवर टू यू सर। हाँ रमेश जी, आपसे। जी आपको नमस्कार। थैंक यू। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे यहाँ पे जैसे हम देखते कि अब गवर्नमेंट हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करता है, बट बाकी सारे चर्चेज है, मॉस्क है, इनके सबके अपने अपने अलग अलग एक बोर्ड्स है जो लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये ऐसा क्यों, मतलब ये रूल कैसे पास हो गया और ये कैसे कहीं पे किसी ने अभी तक मतलब अपोज नहीं करते? क्योंकि वहां पे अगर जब कंट्रोल नहीं होता है तो अंदर क्या हो रहा है और वहां की एक्टिविटीज क्या हो रही है, कुछ कंट्रोल में अपने हाथ में है ही नहीं। अभी टेम्पल्स में भी बहुत सारे कलेक्शंस होते होंगे, वो भी कहाँ जाते हैं वो भी हमें आइडिया नहीं होते, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बैठे हुए हैं। भारत में मंदिर को टेक ओवर करने का पहला काम यदि कब हुआ है तो वो 1817 में हुआ है, 1817 में, जब ब्रिटिश भारत में आ गए। भारत में मुगल जब आए, चाहे घोरी हो, गजनवी हो या तुगलक हो, इन्होंने भी टारगेट मंदिर को ही किया। क्योंकि उस समय पे दो चीज़ें होती थी, एक तो लोगों की आस्था वहाँ पर होती थी और दूसरा होता था कि लोग आस्था होने के कारण से अपना जो सोना, पैसा, दान, वो सब पुण्य के लिए वहाँ पर जमा करते थे। तो आपको 10 जगह पर रेड करने की ज़रूरत नहीं, एक मंदिर लूटोगे तो आपको इतना पैसा मिल जाता था कि आप उसे यहाँ से लेकर के जाना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले 1817 में उन्होंने ये टारगेट किया कि यदि भारत को लूटना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ बिजनेस करने के लिए तो नहीं आई थी, वो भी आई थी देश को लूटने के लिए ही। तो इसलिए उन्होंने पहले टारगेट किया 1817 में हमारे मंदिर। 1817 में उन्होंने मंदिर को टारगेट किया, लेकिन 1840 में जब उनके पास्टर्स और मिशनरीज यहाँ पर आ गए और उन्होंने देखा कि भाई ये तो हिंदू मंदिर तो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है, तो उन्होंने इंग्लैंड की रानी को पत्र लिखा कि ये यहाँ पर आए हैं राज करने के लिए और ये तो मंदिर चला रहे हैं यहाँ पर, तो एज अ क्रिश्चियनिटी आप तो मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं, तो मूर्ति रहने वाले मंदिर कैसे चला सकते हैं आप? तो उन्होंने उसको अपोज किया। तो 1840 में उन्होंने वो मंदिर वापस कर दिए। फिर ऐसे हुआ कि 1925 में, यानी इंडिपेंडेंस से पहले, फिर उनको ध्यान में आ गया कि अरे मंदिरों में तो पैसा है, हमने तो छोड़ दिए इनको। दूसरा है कि मंदिर जो है वो गुरुकुल चलाते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल कर, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर है तो काशी विद्यापीठ चलता था, कश्मीर में शारदा मंदिर था तो शारदा विद्यापीठ चलता था वहाँ से। तो मंदिर से जो डोनेशंस आते थे उससे वहाँ की यूनिवर्सिटी चलती थी। तो एजुकेशन लेवल को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो मंदिर को कंट्रोल करोगे तो एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। फिर उन्होंने 1925 में फिर एक बार उन्होंने एक एंडोमेंट एक्ट बनाया
तो वो मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, इस नाम से ये एक्ट बना। फिर ऐसे हुआ कि चर्च ने कंप्लेंट किया कि भाई ये देखो इन्होंने चर्च को टेक ओवर कर लिया, हमारे ही सरकार है और सरकार हमारे चर्च चला रही है। तो उन्होंने कंप्लेंट करना चालू किया वहाँ पर। तो जब कंप्लेंट किया तो इंग्लैंड के रानी ने कहा अरे चर्च कैसे आप चला रहे, वो तो फादर को दे दो आप। तो वापस हो गए। जब वो वापस हो गए तो मुसलमानों को ध्यान में आ गया अरे चर्च तो वापस हो गए उसमें से, हम क्यों रहे। तो उन्होंने दंगे करना चालू किया। दंगे करना चालू किया तो दंगे करने के कारण से उन्होंने कहा कि भाई इनको भी निकाल दो, नहीं तो ये दंगे करेंगे और हम वहाँ पर जो है वो रह नहीं सकते हैं। तो मस्जिदें भी और मदरसे भी उससे बाहर निकल गए। तो मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट जो बता उसको बच गया अब हिंदू मंदिर। तो उस एक्ट का नाम बदल करके हिंदू टेम्पल्स एंड रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट हो गया। और इसके अंदर महाराष्ट्र में एक स्पेशल कैटेगरी हुई। जैसे उदाहरण के लिए कि हमारे यहाँ पर जो एक्सेशंस हुए, जैसे 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर स्टेट में जाकर के कहा कि भाई जो राजा थे उनको कहा कि आपको आपकी जो ज़मीन है या जो भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी आपको, और एक भारत पूरा राष्ट्र बनेगा इसमें से। तो उसमें ऐसे हुआ कि शुरुआती दौर पे तो राजाओं ने अपनी ज़मीन वगैरह दे दी, लेकिन 1961 या उस कालावधि में इंदिरा गांधी सत्ता में आने के बाद उसने सबसे पहले कहा राजा को अरे ये कहाँ से आ गया, राजा जो है वो एक कॉमन सिटीजन होगा, उसका प्रीव्यू पर्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो राजाओं ने कहा जब हमें ही पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे मंदिर चलाएंगे, क्योंकि तब तक तो हमारे यहाँ प्रथा यही होती थी कि राजा ही मंदिर बनाता था और राजा ही मंदिर को चलाता था। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम हो गया कि फिर राजाओं ने मंदिर छोड़ना चालू किया कि हम कैसे चलाएंगे, जब हमारा घर नहीं चलेगा तो मंदिर कैसे चलाएंगे। तो उन सारे मंदिरों को गवर्नमेंट ने टेक ओवर करना चालू किया कि ठीक है अब राजा नहीं चलाएगा तो हम चलाएंगे उन मंदिरों को। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे मंदिर जो है वो गवर्नमेंट के पास जाते चले गए, और सेक्युलर कॉन्सेप्ट रहते हुए हमारे देश में हिंदू मंदिरों को सरकार ने चलाना चालू कर दिया। मंदिर में कुछ नहीं करना है, मंदिर को सिर्फ टेक ओवर करना है, क्योंकि लोग आते हैं और पैसा डालते हैं वहाँ पर। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, मंदिर से मिलेगा। तो हर गवर्नमेंट को ये आसान हो गया। और तीसरा उसका पॉइंट ये है कि अब हर राजनेता चुन करके आते हैं तो उनकी अपनी एक एम्बिशंस होती है। उस एम्बिशन के अंदर यदि हम देखेंगे कि हर किसी को लगता है मुझे मिनिस्टर बनना है, लेकिन मिनिस्टर की सीट्स तो लिमिटेड होती है। तो फिर बाकी जो बचे हुए जो नेता है उनको क्या करेंगे। तो उनको आसान उन्होंने कर दिया कि एक एक मंदिर का उनको वो चेयरमैन बना देते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर पोस्ट। तो उनको सिद्धिविनायक के चेयरमैन, सिद्धिविनायक, शिरडी, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर पोस्ट है। हाँ भाई, उसके कैबिनेट मिनिस्टर yes, इट्स नॉट अ उनको सारे कैबिनेट मिनिस्टर को जितनी सारी सुविधाएं मिलती है वो सारी उनको मिलती है। हाँ मतलब बड़े मंदिरों को, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर तो बड़े ही मंदिर तो सरकार टेक ओवर करती है। हाँ, छोटे आप रास्ते का कोई मंदिर दिखाइए मुझको टेक ओवर किया कोई हुआ। छोटा मंदिर नहीं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, इन मंदिरों को जब उन्होंने टेक ओवर करना चालू किया तो इन मंदिरों से उनको दूसरा सुविधा मिल गई कि जो राजनेता को पद या गद्दी नहीं मिलती है उनको वहां पर उनको सेटल करना चालू किया उन्होंने। करेक्ट। तो इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट या जो भी सेक्युलर हमारे देश में नेता आए, उन्होंने इन मंदिरों को एक्सप्लॉइट करना, उन मंदिरों का पैसा यूज करना या उन मंदिरों को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना चालू किया। तो इस कारण से धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि फिर ये सारे जो मंदिर है वो उनकी कब्जे में चले गए। तो अभी भी है काफी, अभी 4.5 लाख मंदिर करीब करीब हमारे देश जिसमें के, अपना अगर बोलूं तो सिद्धिविनायक और बालाजी भी है बड़े बड़े। तिरुपति मंदिर को तो जब मद्रास चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट आया तभी से टेक ओवर किया हुआ है उन्होंने। वो तो मेन पॉइंट होगा वो। हाँ, क्योंकि जहां पर से भी पैसा अधिक मात्रा में मिलेगा हाँ, तो ऐसी चीजों को उन्होंने सबसे पहले टेक ओवर किया। जैसे वैष्णो देवी गवर्नमेंट के कब्जे में है, तिरुपति गवर्नमेंट के केदारनाथ भी होगा। हाँ, नहीं केदारनाथ नहीं हुआ, नहीं हुआ है? अरे वाह, very good। पद्मनाभ स्वामी इज अ रिचेस्ट, पद्मनाभ स्वामी मंदिर टेक ओवर हुआ, फिर सिद्धिविनायक, शिरडी, शबरीमला हुआ। महाराष्ट्र में ये बहुत बाद में आया। अच्छा, बाद में आया जी। नहीं, वो ये मंदिर के रेवेन्यू का आरटीआई नहीं डाल सकता हूँ मैं कि ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ, डाल सकते हैं।
लेकिन डालने से आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जैसे आप तिरुपति में डाल दीजिए, हाँ, कि ये तिरुपति में ये साल में इतना जमा हुआ है या फिर कितना जमा हुआ है वो बताओ, और कहाँ यूज हुआ है। हाँ, तो तिरुपति से आपको ये आंसर आएगा कि हम एक टेम्पल है, हम आरटीआई की प्रीव्यू में नहीं आते हैं, इसके लिए हम आपको आंसर नहीं देंगे। दिस विल बी द सिंपल आंसर। तो ये जो चीज़ें हैं कि उन्होंने ये जो मंदिर है कि इनको जो आरटीआई के इसमें डालना चाहिए था, कई सारे बड़े मंदिरों को उन्होंने उसमें से निकाल दिया है। सिद्धिविनायक का आपको मिल सकता है, शिरडी का आपको मिल सकता है, लेकिन बाकी जो है वो उसमें नहीं मिलेगा आपको। सिद्धिविनायक मंदिर को आप देखेंगे कि भगवान हिंदुओं का है, मंदिर हिंदुओं का है, और वहाँ पर जाने वाला और हुंडी में पैसा डालने वाला भी हिंदू ही है। करेक्ट। तो यदि इतना सब कुछ है तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट सिद्धिविनायक मंदिर में कैसे अप्लाई होता है कि वहाँ से जो मेडिकल एड में फंड उठाने वाले हैं वो मैक्सिमम मुस्लिम और क्रिश्चियंस है। मतलब फंड उठाने वाले में सोशल सर्विस वहाँ से के जो मंदिर गवर्नमेंट के पास है, हाँ। वहाँ से कई सारी चीजों के लिए आपको फंड दिया जाता है, जैसे फंड दिया जाता है मेडिकल एड हेल्पिंग है, करने के लिए। किसी का ऑपरेशन मेडिकल है, एड, उसमें donation एड type, है, donation। एजुकेशनल एड है। करेक्ट। तो इस प्रकार से वहाँ पर से पैसा दिया जाता है आपको। अच्छा, तो ये जो है, ये उठाने वाले जो है वो मुस्लिम और ईसाई भी है उसके अंदर। तो हमने यही सवाल उनसे पूछा कि हिंदू समाज का मंदिर है तो वहां से बेनिफिट हिंदू समाज को मिलना चाहिए, जबकि हिंदू समाज को पता ही नहीं है कि सिद्धिविनायक मंदिर से ये फंड मिलता है। जैसे मुझे नहीं पता। हाँ, तो कहाँ, मुझे भी नहीं पता है, तो किसी को नहीं पता है कि वहां से हेल्प भी होती है। तो हमारा कहना वहां यही पे है, उनको कैसे इंफॉर्मेशन आती होगी वो भी पता नहीं है। यही पर सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ, यदि हिंदू का मंदिर होते हुए हिंदू को ये पता नहीं, Information और नहीं है। हम मुंबई में रहते हुए हमें नहीं पता नहीं है, पता है, हाँ। लेकिन फिर ये बाहर कैसे पता चलता है? कोल्हापुर का मुस्लिम कैसे आकर के फंड लेता है, या और कहीं से वसई से आकर के ईसाई कैसे वहां से फंड लेता अब मिलता है उनको प्रॉपर मिल है? जाता है, हाँ, तो मेरे पास आरटीआई में सारे नाम हैं इन सब लोगों के। मिल गया उनको। हाँ जी, हमने वहां पर काफी बड़ा प्रोटेस्ट भी किया कि सिद्धिविनायक के हुंडी में पैसा मत डालो, ये आपका पैसा कहीं गलत जगह पर दे रहे हैं। तो हमारे ओर से हम इतनी ही जागृति कर सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर ये पैसा जैसा लेते थे वैसे ही इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी देते थे। आज सिंधुदुर्ग में, शिरोडा में मुझे लगता है सेंट जेवियर्स नाम से स्कूल है, उसके लिए 10 लाख रुपया सिद्धिविनायक मंदिर ने दिया। क्यों? वही तो सवाल है, क्यों? अच्छा, हाँ। वही नहीं। लेकिन यही चीज है कि जब उस कॉन्वेंट में आपको बिंदी लगाने के लिए अनुमति नहीं होगी, उस कॉन्वेंट में आपको हाथ में मेहंदी निकालने के लिए अनुमति नहीं होगी, उस कॉन्वेंट में गणपति का फोटो लेकर के आने के लिए अनुमति नहीं होगी, उसको सिद्धिविनायक मंदिर करोड़ों रुपया दे रहा है, लाखों रुपया दे रहा है। करेक्ट। तो ये सारे जो राजनेता वहां पर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सेक्युलरिज्म की, अब उनको फंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कहते हैं कि हाँ पैसा चाहिए, आइए सिद्धिविनायक मंदिर में, हाँ, हम आपका सैंक्शन करवाते हैं। तो जो सेक्युलर नेता वहां पर बैठे हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सिद्धिविनायक मंदिर का कर देते हैं। जस्टिस टिप्निस कमेटी मुंबई हाईकोर्ट ने अपॉइंट की थी, उन्होंने ये कहा था कि ये राजनेताओं ने इतना उसके अंदर करप्शन किया है कि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच करके पैसा वसूल करना चाहिए। अच्छा, इतने करोड़ों रुपए इन्होंने बांटे वहाँ से। तो गरीब किसान की आत्महत्या होती थी या गरीब किसान को कोई योजना में पैसा देना था, तो अब जैसे मान लीजिए कि सांगली के मीरज में या कोल्हापुर में पैसा देना है, तो आप जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? मुंबई से आप कोई इनोवा कर लीजिए, 6-7 घंटे में आप एक्सप्रेस वे से आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको पता है इन ट्रस्टीज का हमने सारे रिकॉर्ड्स हमने निकाले हैं इसमें। आरटीआई ये हाँ, ये यहाँ से गोवा जाते हैं फ्लाइट से, गोवा में 5 स्टार में रुकते हैं, गोवा से वो इनोवा करते हैं, कोल्हापुर जाते हैं 7 घंटा ट्रैवल करके, वहाँ पर किसान को पैसा दे करके फ़ोटो निकालते हैं और फिर वो आते हैं गोवा में, फिर 5 स्टार में रुकते हैं और फिर वहाँ से फ्लाइट से मुंबई में आते हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे? अब आप बैलेंस शीट देखने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ इन्होंने तो सारे बिल्स दिए हैं,
लेकिन हमने ये कहा कि ये बिल उनसे वसूल करना चाहिए। ये अधिकार इनको किसने दिया? यानी आपको गोवा की टूर करनी है तो आपने कोल्हापुर के किसान के नाम पर आपकी गोवा की टूर पूरी कर ली। तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब इस 100 रुपए प्रकार में से 80 रुपए गोवा ट्रिप पे खत्म किया और 20 रुपए किसान को दे दिए। बस आप पंढरपुर का देख लेंगे। पंढरपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी हुई 1365 एकड़ लैंड थी। इसका सरकार को पता ही नहीं था। हमने आरटीआई में पूछा कि लैंड कहाँ है, तो उनका हमें नहीं पता है कहाँ है। तो हमने मुंबई हाई कोर्ट में उसके बारे में जनहित याचिका की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया। हमने कहा डेप्यूटी कलेक्टर लेवल का लैंड रिकवरी ऑफिसर होना चाहिए, उसके द्वारा हमने वहाँ पर उसको बिठाया। अभी तक करीब करीब 1180 एकर्स लैंड रिकवर हो चुकी है। तो ये हमारा थोड़ी काम है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का है। 12 साल 20 साल तक इन्होंने किसी मंदिर के बैलेंस शीट नहीं बनाए हैं। आप पूछिए कि पिछले 20 साल का पंढरपुर देवस्थान का बैलेंस शीट कहाँ है। एक सिंगल व्यक्ति का भी आप यदि अभी 30 मार्च हो गया, आप यदि आपका बैलेंस शीट वहाँ पर नहीं देंगे तो आपको तुरंत नोटिस आएगा इनकम टैक्स का। तो मंदिर का बैलेंस शीट क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसको प्रश्न पूछना चाहिए ना वहाँ पर। तो जब हमने वहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो कई बार सरकार को कहा है कि कैशियर हमें दे दो, ये कैशियर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, इसके लिए हम बैलेंस शीट नहीं बना तो सकते। बना ही नहीं। तो हमने पूछा कैशियर नहीं है तो फिर पैसा अभी तक यहाँ पर आपके पास जो आया है उसका क्या हुआ? उनका नहीं, बोरियों में बांध करके रखा है हमने। अब इससे बड़ा आप क्या इनजस्टिस क्या कह सकते हो कि किसी मंदिर का पैसा बोरियों में बांध करके रखा जा सकता है, वो भी इतने सालों का। हाँ। इसी के लिए जो वहाँ पर जो घोटाला हुआ कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो पंढरपुर देवस्थान के ऊपर बहुत आरोप लगे कि उन्होंने उस समय पे वो बोरिया खोली और नोट जो है वो चेंज करवा लिए। तो ये जो है ये आरोप लगे उस समय पे। अब इसकी सच्चाई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। वहाँ की गौ माता को, वहाँ की गौशाला है, वहाँ पर गौ माता को कसाईयों को बेचा गया। मेरी कंप्लेंट है उसके ऊपर। तो गौ माता की संख्या ज़्यादा हो गई, गौशाला में हम नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें जा करके बेच दिया उन्होंने बाजार में। अरे भाई किसे बेच रहे हो? वहाँ पर जो आने वाले भक्त है, जो किसान इतने चल करके आते हैं इतने दिनों तक, आप किसी किसान को पूछ लो ना, भाई पंढरपुर की ये गौ माता है, आप रखोगे क्या आपके पास? तो किसी भक्त को दे सकते हो, किसी गरीब को दे सकते हैं, उसको आप कसाई को बेच रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी वहाँ पर? वहाँ आने वाले भक्तों को पता नहीं ये सारी चीजें हैं। जिस दिन ये पता चलेगा उस दिन वो पहले चप्पल निकाल करके इनको मारेंगे। हाँ। ये प्रभा देवी का भी कहाँ पता था। बॉर्न एंड ब्रॉट अप है हम लोग मुंबई से जी, पर हमें ये जरा भी इसका कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसा एक्चुअली होता है। और वहाँ पे तो कलेक्शन अलग लेवल पे होता होगा। अभी इसका तुलजापुर देवस्थान का, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल देवता है, वहाँ पर इन्होंने अलग सिस्टम किया कि जो भगवान की हुंडी होती है उसी का ऑक्शन करना। तो उसका ऑक्शन करते थे वो कि 2 लाख रुपया 5 लाख रुपए में वो हुंडी को ऑक्शन में ले लेते थे। फिर उसके अंदर कितना पैसा आएगा वो उस पुजारी का, मतलब जिसने ऑक्शन लिया उसका, पुजारी का नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें एक पॉलिटिकल फैमिली के लोग उसके अंदर थे। वो सिंडिकेट ऑक्शनिंग उसका होता था कि एक भाई कहता था मैं 2 लाख डालूंगा, दूसरा कहता था मैं 2.5 डालूंगा, तीसरा कहता था मैं 3 लाख डालूंगा। तो वो 2 महीने 3 महीने तक हुंडी उसके पास, फिर वो सर्कल में दूसरे भाई को कहता था। तो इस प्रकार से सिंडिकेट हुंडी का वहाँ पर ऑक्शनिंग होता था। तो वहाँ पर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का वहाँ पर घोटाला हुआ है कि उसके अंदर जो गोल्ड और सिल्वर आता था वो देवी का होता था, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में बताया गया। तो हमने उसके बारे में कंप्लेंट किया। उस समय पे एक अच्छे IAS ऑफिसर थे, तो जिलाधिकारी थे धाराशिव जिला के। तो उनको हमने कहा कि आप रास्ता जब बनाते हैं, उसका जब टेंडर निकालते हैं, तो आपको बेस अमाउंट पता होता है कि कंक्रीट का और स्टील का पर स्क्वायर फुट का रेट क्या है।
यहाँ आपने बेस अमाउंट कैसे तय किया है? तो उन्होंने कहा कि हम एक कोशिश करेंगे कि अगले 3 महीने तक ऑक्शनिंग नहीं होगा, हम 3 महीने का एवरेज निकालेंगे कि भाई कितना इसके अंदर पैसा आता है। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि इतने जो 10 साल का जो एग्रीगेट था वो तो उनके पास 1 महीने में आ गया उसके साथ। अरे बाप रे। तो उनको समझ में आ गया कि भाई कितना इसके अंदर ये हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब से ये ऑक्शनिंग बंद हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का एकमात्र महाराष्ट्र में मंदिर है। सॉरी गाइज, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी। पहली न्यूज़ है, अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो आप हमारा व्लॉगिंग चैनल देख सकते हो। उसका नाम है विन विन ब्लॉग्स। आजकल के फास्ट दुनिया में अगर आपको जल्दी जल्दी नॉलेज लेना है तो हमारी दूसरी चैनल विन विन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको हमारे बड़े बड़े पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएंगे, मतलब आपको नॉलेज जल्दी जल्दी मिल जाएगा वहां पे। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का एकमात्र महाराष्ट्र में मंदिर है, सिंधुदुर्ग किले के ऊपर है वो। और वो किले के ऊपर, और उस समय पे वहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट करने वाले थे उन्होंने महाराज के स्वयं हाथ के और पैर के स्टैम्प्स उसके ऊपर लिए हैं। अच्छा, रियल? और हाँ, रियल। और उसको छत्रपति राजाराम महाराज ने उस मंदिर को बनाया, शिवराजेश्वर मंदिर नाम है उसका। आपको पता है उसको आज गवर्नमेंट से कितना ग्रांट मिलता है उस मंदिर को चलाने के लिए? पर ईयर 6,000 रुपीज। अरे बाप रे। पर मंथ कितना हुआ? 500 पर डे 17 रुपीज। अब आप मुझको बताइए 17 रुपये में आज उस मंदिर में आप क्या कर सकते हैं? हार डाल सकते हैं, दिया बत्ती कर सकते हैं। वो पुजारी करेगा क्या? उस पुजारी ने वहाँ पर बोर्ड लगाया है कि इस मंदिर को केवल महीने के 500 रुपये मिलते हैं, तो हम इस मंदिर को नहीं चला सकते हैं। तो जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो इस दान पेटी में पैसा दीजिए, तब हम यहाँ पर उत्सव मना सकते हैं। यानी राज्य इतने साल तक राजनेता कर रहे हैं, इनकी एक कॉरपोरेट मीटिंग का खर्चा करोड़ों में जाता है। 5 स्टार होटल्स में मीटिंग करते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति इस बात पर आज ये नहीं कह रहा है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के हम काम कर रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर को कितना अनुदान, वो भी 1972 में डिसाइड हुआ है। 1972 का आज तक वही है, 500 रुपया। यानी गवर्नमेंट पैसा तो ले रही है, सिद्धि विनायक से करोड़ों रुपया उठा रही है, शिरडी से करोड़ों रुपया उठा रही है। तो ये करोड़ों रुपए जो उठा रही है वो तो आप दूसरे जो मंदिर आपके पास है उसको तो दीजिए। तमिलनाडु में अभी वहाँ के पुजारियों ने केस डाला है वहाँ के हाई कोर्ट में। तमिलनाडु में अभी अमेंडमेंट होने के बाद उनका सैलरी गवर्नमेंट ने दिया, पता है कितना है? 735 रुपीज़। दिस इज अमेंडेड सैलरी ऑफ पुजारी। हमारे यहाँ पर केजरीवाल वो मदरसे के मौलाना को 18,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, ममता बनर्जी 15,000 रुपया सैलरी दे रही। और हिंदू मंदिर जो गवर्नमेंट चला रहा है, जहाँ से करोड़ों रुपया वो वहाँ उठा रहे हैं वो लोग, उस मंदिर के पुजारी की सैलरी है 735 रुपीज़। तो हमने कहा कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट में कहाँ आता है? मिनिमम वेजेस एक्ट में नहीं आता है। मिनिमम वेजेस एक्ट भी तो है भारत में। करेक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में भी ये नहीं आता है इतनी सैलरी आपकी। मैं तो वो सैल्यूट करता हूँ तमिलनाडु के पुजारियों को, भाई आप ऐसी परिस्थिति में मंदिर चला रहे हो। तो भी खड़े हो। हाँ। कर्नाटक केरला में अभी रिसेंटली उन्होंने वहाँ पर एक एक्ट बनाया और 30,000 एकड़ लैंड वहाँ की मंदिरों की, उसको कॉम्पनसेशन दिया 30 लाख रुपया, और लैंड को टेक ओवर कर लिया क्योंकि गवर्नमेंट को लैंड चाहिए। आज आप मुझको बताइए 30,000 एकड़ लैंड की कीमत 30 लाख कहाँ होती है? मुंबई में स्क्वायर फुट में आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बर दीक्षित टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का पिटीशन है, उसका शायद 2016 या 2018 का जजमेंट है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि किसी भी सेक्युलर सरकार को मंदिर चलाने का अधिकार नहीं है। यदि आपको लगता है कि उस मंदिर के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है तो उस मंदिर को आप टेक ओवर कर सकते हैं सिर्फ 180 डेज के लिए, 6 महीने के लिए। और उसके बाद में
वहां पर जो गलत हुआ है उसको पनिशमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कानून बना सकते हैं, सॉल्व कर और सकते हैं। उसके बाद उस मंदिर को फिर से आप जिनके पास था उसे हैंडओवर करना होगा। हलाल जिहाद करके जो आपने बुक लिखी थी, तो ये क्या होता है, ये किस तरह का सर्टिफिकेशन होता है? कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? हाँ, क्योंकि भाई हमने तो फसाई सर्टिफिकेशन देखा है, आईएसआई देखा है, तो ये हलाल सर्टिफिकेशन तो पहली बार सुनने में आ रहा है। देखिए, ये भारत में जो सर्टिफिकेशन होते हैं, क्वालिटी बेस्ड सर्टिफिकेशन होते हैं, या उसको कैटेगरी बेस्ड सर्टिफिकेशन कह सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग मार्क होगा, या वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार है तो BIS होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का होगा। वैसे खाने पीने के लिए होगा तो वो FSSAI का सर्टिफिकेट होगा उसमें। ये जो सारा सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, ये हमारे देश में एक अलग तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसके लिए प्रॉपर मिनिस्ट्री है और उसके द्वारा ये चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही आता है। सितंबर 2013 में मलेशिया में एक मीटिंग हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फर्स्ट हलाल की जो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक लॉ बनाएंगे, और वो ये कहेंगे कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से जो प्रोडक्ट वहाँ पर आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को पहले आपको हलाल सर्टिफाई करना पड़ेगा, तभी वो मुस्लिम देश में अलाउड होंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी को कहा गया कि आप जब भी बाज़ार में जाएंगे, जो भी चीज़ आप डिमांड करेंगे उसमें पहले आपको हलाल पूछना होगा। तो ये दो तरीके से ये है। इसके अंदर एक मुस्तफ़ा सेरिक नाम से जो उनके ग्रैंड मुफ्ती है, उन्होंने ये कहा कि इफ़ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड, यू कैन रूल द वर्ल्ड बाय हलाल इकोनॉमी, क्योंकि आतंकवाद से आप किसी देश पर राज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आतंकवाद करके देखा, अमेरिका के अंदर ट्विन टावर्स पर देखा, भारत में भी देखा, लेकिन आज की वॉर स्ट्रेटजीज बहुत एडवांस्ड हो चुकी है और आप आतंकवाद से राज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका देश पर, विश्व पर राज कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। करेंसी। तो उन्होंने ये देखा कि इकोनॉमी को हम जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। तो इसका उद्देश्य ये था हलाल इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने का, कि ये हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन, तो उनके द्वारा सर्टिफाई किए गए जो मदरसा है वो उसको देंगे। तो जैसे भारत में जमीयत उलेमा हिंद है, हलाल काउंसिल बोर्ड है, या हलाल काउंसिल इंडिया है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हलाल सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और ये जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसके लिए वो पैसा चार्ज करेंगे। तो इस माध्यम से जो चीज़ पहले थी नहीं उसको उन्होंने लाया, और उसके ऊपर उन्होंने ये सारी चीज़ों को इम्बाइब करना या एनफोर्स करना चालू कर दिया। तो भारत से जितने सब व्यापारी थे, अब यदि मैं एक्सपोर्ट दुबई, कतार, ओमान में कर रहा हूँ और वो देश कह रहा है कि बगैर हलाल सर्टिफिकेट के आपका कोई प्रोडक्ट हम लेंगे ही नहीं, तो मेरे लिए तो बाइंडिंग हो गया, मुझे तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फिर अभी। मतलब मैं अगर नमकीन भेज रहा हूँ हाँ उधर, तो मुझे कोई भी सर्टिफिकेट के चीज़, साथ भेजना एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। एनीथिंग, एनीथिंग, इवन चॉकलेट। हाँ, इवन चॉकलेट। अब आपको मैं लेटेस्ट बताऊँ तो हलाल डायपर्स भी है हाँ, इसमें। मतलब वो तो खाने का मटेरियल भी नहीं है। If you want to send the diapers, that also must be halal certified. तो ये जो चीज़ है कि इन चीज़ों पर उन्होंने इसको एक मोनोपोली के लिए, मोनोपोली के द्वारा यूज़ करना चालू किया, और ये जो सर्टिफिकेशन है ये सर्टिफिकेशन जमीयत उलेमा हिंद या हलाल काउंसिल जो है ऐसी संस्थाओं ने देना चालू किया। अब इसका बेसिस क्या है, तो बेसिस ये है उसके अंदर कि हलाल और हराम दो कॉन्सेप्ट है। हलाल दैट इज विच इज़ एक्सेप्टेड, और जिसको खाने की, लेने की अनुमति है एज पर इस्लामिक लॉ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ हलाल। जिसको खाने की अनुमति नहीं है, जो प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, उसको हराम कहा जाता है। तो इसके लिए उन्होंने हलाल के अलग अलग रूल बनाना चालू कर दिए। तो हलाल के रूल में उन्होंने अपने ही रूल्स को नया ड्राफ्ट करना चालू कर दिया, और उस रूल का गाइडलाइन उन्होंने बना करके दे दिया। तो मेनली तो खाने पाने की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अब बड़ा सवाल ये तैयार होता है कि यदि मान लीजिए कि हल्दीराम का डाइट चिवड़ा है, अब हल्दीराम का डाइट चिवड़ा है, वो पहले तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दैट लाइसेंस इज एप्लीकेबल टू 192 कंट्रीज। तो यदि आपने वो सर्टिफाई कर लिया उनके पास से, तो FSSAI उसका लैब टेस्ट करता है, FSSAI उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स लिखता है,
पीछे आपको मिलते हैं सारे। FSSAI उसको कैटेगराइज करता है कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। करेक्ट। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर। तो जब वो ग्रीन मार्क देता है, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज अ 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट। जब भारत सरकार ने जिसको डिक्लेयर किया कि ये वेजिटेरियन और 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उसको वो जमीयत उलेमा हिंद का मौलाना कहते हैं, नहीं अब उसके अंदर मैं देखूंगा इसके अंदर सुअर का मांस है या नहीं है। अरे भाई, जब भारत सरकार ने उसको वेजिटेरियन डिक्लेयर कर दिया तो तुम्हारी अकल क्या उससे ज्यादा है? तुम कहां से साइंटिस्ट बने हो? तो उस पे भी ये लोग सर्टिफिकेशन करते हैं? उसके ऊपर ही इनका सर्टिफिकेशन है। फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेशन फ्रॉम FSSAI, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर हलाल सर्टिफिकेट। तो ये सुपर सर्टिफिकेट बना है हमारे देश में, जो ये कह रहा है कि नहीं हमारा सर्टिफिकेशन होगा तो ही उसको मुस्लिम परचेस करेगा, तो ही उसको मुस्लिम देश लेगा। तो लिटरली FSSAI के बाजू में हलाल का सर्टिफिकेशन रहता है, दोनों लोगो रहता है। करेक्ट। तो ये जो लोगो है आप कई सारे प्रोडक्ट्स में भी देखेंगे कि आप उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हलाल उर्दू में लिखा हुआ एक ये आता है, और इसके लिए वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। दे आर चार्जिंग अप टू 60,000 रुपीज, वो भी पर ईयर पर प्रोडक्ट। अरे बाप रे। तो मान लीजिए इसमें से हिंदू पर समाज का product। नुकसान, हाँ पर प्रोडक्ट, मतलब 10 नमकीन का अलग अलग, मतलब हल्दीराम के 500 प्रोडक्ट है, हाँ 500 पे अलग अलग, हाँ 500 पे अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। तो इसके द्वारा यदि 60,000 है तो मान लीजिए हल्दीराम को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया जमीयत उलेमा हिंद को देना पड़ रहा है एवरी एवरी ईयर। अब वो जो दे रहा है, अब कोई भी चीज़ है, अब जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ऑटो रिक्शा वाला और ओला वाला भी अपना रेट बढ़ाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि हलाल सर्टिफिकेट पे जो पैसा वो हल्दीराम देगा, वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएगा, कस्टमर से वसूलेगा, कस्टमर से लेगा। लेकिन हल्दीराम के 80% 90% कस्टमर तो हिंदू है। हाँ वो जो चिवड़ा है जो आपने हाँ, अभी बोला, वो तो जी। हिंदू ही लेंगे ना। तो मुझे हलाल नहीं चाहिए, ना मेरे मजहब में लिखा है ना मेरे धर्म में लिखा है, तो फिर मैं हलाल का पैसा क्यों पे कर रहा हूं? दिस इज अननेसेसरी मनी। वो हल्दीराम का जजिया टैक्स, हल्दीराम का कोई से नहीं है कि मैं वो सर्टिफिकेशन लूं कि नहीं लूं, वो क्यों ले रहा है? मतलब अगर उसको इंडिया में ही बेचना नहीं, है, क्योंकि हर किसी को कस्टमर बढ़ा करके चाहिए ना। यदि मुस्लिम उसको पूछ रहा है कि भाई हलाल सर्टिफिकेट होगा तो ही मैं ये प्रोडक्ट ले लूंगा। हाँ बट वो परसेंटेज बहुत कम है ना। अभी दैट इज समझो व्हाट वी आर सेइंग, नो? अगर अंधेरी के स्टोर में रखा है, माल रखा हुआ है, तो अंधेरी के स्टोर में 10 लोग मुस्लिम आ रहे हैं, 90 लोग हिंदू आ रहे हैं, करेक्ट। तो वो 10 लोगों के लिए हल्दीराम 90 लोगों से पे करवा रहा है, करेक्ट? हाँ करेक्ट। तो या तो एक वो फिर main- वो छोड़ दे, main 10 चीज़ लोगों ये को हुआ। छोड़ दे। तो हमारा ये कहना ये है, हाँ। इसमें से 2 सिंपल चीजें आती है। पहला, या तो उस मॉल में आप हलाल का स्पेशल सेक्शन चालू करवा दीजिए, हाँ और उसके अंदर आप लिखिए कि यहाँ पर सारे हलाल प्रोडक्ट मिलेंगे, और उसका जो आने वाला कॉस्ट है वो उसी पर लगाइए। हाँ वो 10 लोगों पे हाँ, हाँ कि ये लोग ही ये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, या तो फिर ये सर्टिफिकेशन जो है, ये सर्टिफिकेशन भारत सरकार से करवा करके लीजिए आप। तो प्राइवेट जो एक अथॉरिटी इसके अंदर बनी हुई है जमीयत उलेमा हिंद, उसको कोई राइट ही नहीं होगा। तो भारत सरकार इस सर्टिफिकेशन को दे सकते हैं। जब भारत सरकार बाकी सारी चीज़ों को जांच रही है, जब वो सारे मांस को देख रही है, तो सुअर का मांस उसको देखने के लिए बहुत कठिन है क्या? तो वो आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर ये जो इनकी एक मोनोपोली उन्होंने क्रिएट की है, इस मोनोपोली को 2013 के बाद वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर उन्होंने उसके अंदर नया रूल ऐड किया कि अभी 60,000 रुपीज़ देने से नहीं होगा, आपको साथ में 2 मौलाना को आपकी फैक्ट्री में, यानी उनके द्वारा ट्रेन किए गए 2 मौलाना आपकी फैक्ट्री में हलाल इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स फोर्स एम्प्लॉयमेंट हो गया अभी तो। यानी हलाल सर्टिफिकेट मुझको लेना है तो मेरी फैक्ट्री में पहले 2 उनके द्वारा अपॉइंट किए गए 2 मौलाना को मुझे काम पर रखना पड़ेगा, मुझे सैलरी देनी पड़ेगी उनको। तो भाई ये ज़बरदस्ती क्यों है? क्या हिंदू समाज ने कभी पूछा है कि नहीं हमारे 2 लोग चाहिए वहाँ पर, कि आपने गाय का मीट डाला या नहीं डाला है, हमें भी देखना है? तो एक तरीके से तो ये मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, और ये अभी भी चल रहा है। ये दिस इज करंटली गोइंग ऑन। तो नहीं, और ये जो चीजें हैं- स्टैंप देते हैं, जी, जैसे आपने बोला टेस्ट के पोर्क डाला है कि नहीं डाला है, तो ये कोई लैब है जहाँ टेस्ट हो रहा है कि घर पे स्टैंप
पढ़ रहे हैं। ये अब कोई लैब है, जैसे गवर्नमेंट का मैं एफएसएसआई का बोलूँ तो देयर इज अ लैब कि प्रॉपरली बाय टेस्ट ट्यूब में पूरा चेक होके आपका एकदम प्रॉपर आएगा। वहाँ तो फूड इंजीनियर्स होते फूड हैं, इंजीनियर्स हो गए वहाँ जिसकी पर पढ़ाई proper होती है, testing होगी, नेक्स्ट proper लेवल research पढ़ाई होगी। करके लोग वहाँ पे। करेक्ट। तो ये स्टैंप का अब ये लैब का मौलाना है। जो है मौलाना क्या वो क्या क्या रिसर्च करेंगे और क्या टेस्टिंग करेंगे? ये मौलाना- मुझे लगता है चेहरा देख के सर्टिफिकेट देते होंगे शायद। ये मौलाना के पास टेस्ट ट्यूब नहीं है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इन मौलानाओं के कपड़े पहले देखेंगे हाँ तो ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, वो सर्टिफिकेशन क्या करेंगे इसमें। हाँ हाँ, अभी रिसेंटली योगी जी ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 मौलाना को अरेस्ट किया मुंबई में आकर के। बैन लगाने के बाद अरेस्ट भी कर लिया। उन मौलानाओं को फोटो है इंटरनेट पर, आप देख लीजिए और आप जान लीजिए कि ये उसके लोग- अंदर कौन साइंटिस्ट होगा इसमें। तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ा करके वो ये जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी के साथ खेलना है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। एक्सटॉर्शन है ये एक तरीके से। मैकडोनाल्ड, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट, एवरीथिंग इज 100% हलाल सर्टिफाइड, इंक्लूडिंग स्टारबक्स। तो ये जो पर है सर्टिफाइड है, वो पता नहीं है मेरे को कि अभी चिकन बर्गर जो मिल रहा है वो प्रॉपरली हलाल है कि नहीं। वो हाँ, सर्टिफाइड ये- है। ये अब वो तो कह रहे हैं कि हम तो हलाल सर्टिफाइड ही खाना बेच सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ी जो बड़ी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बड़े बड़े हमारा ये corporates कहना है होते हैं, कि यदि आपके पास 5% कस्टमर मुस्लिम है हाँ। तो उसके लिए एक अलग टेबल रिजर्व कीजिए कि भाई ये टेबल हलाल खाने वालों के लिए होगा। लेकिन टू डिक्लेयरिंग कि अवर रेस्टोरेंट इज 100% हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट, तो भाई हम हिंदुओं का क्या। अभी आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि मैकडोनाल्ड के प्रोडक्ट में सुअर का मांस नहीं होगा, सुअर के इमल्सिफायर नहीं होगी, या सुअर के फैट से जो निकाला हुआ तेल है वो नहीं होगा, इतना तो है। और गाय से होगा तो गाय तो हलाल है उनके लिए। आपको याद होगा कि 90s में बजरंग दल ने इसी मैकडोनाल्ड को बंद करके भारत से भगाया था। क्यों पता है आपको? वो जो फ्रेंच फ्राइज उस समय पे बनाते थे वो ज़्यादा कुरकुरे होने चाहिए, उसके लिए वो गाय की चर्बी में उसको बना करके देते थे। उस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मैकडोनाल्ड के कई सारे दुकान उस समय पे तोड़े गए और मैकडोनाल्ड भारत से बंद हो गया पूरा। तो जिन लोगों की हिस्ट्री है पहले से, वो तो अब डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आप उनको कहने के लिए वो कहेंगे कि भाई हमने तो अपना बोर्ड लगाया कि हम तो हलाल सर्टिफाइड है, तो आप क्या उसके अगेंस्ट कार्रवाई करोगे? हाँ, पर सर बोर्ड्स तो नहीं दिखते इन लोग के बाहर। नहीं, वो उन्होंने ये कहा है हम बोर्ड एक्चुअली लगाना चाहिए, हाँ, लगाना ही चाहिए ना, तो फिर हम आएंगे ही नहीं ना जिसको नहीं आना है। लेकिन उनका कहना यह है कि आप यदि हमारे जो शॉप ओनर है उसको आप पूछेंगे तो ही विल हाँ शो यू द बोलेगा। हलाल सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो मैनिपुलेशन हो गया ये तो एक type। मैनिपुलेशन हो गया। हाँ। तो जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अनुसार तो आपने लगाना चाहिए कि भाई आपका रेस्टोरेंट क्या है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये जो लोगों को गुमराह करने वाली जो बातें हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने फिर स्लोली उसको एनलार्ज करना चालू किया। अलग अलग फील्ड में हलाल अस्पताल आ गए, हलाल मेडिसिन आ गए। हलाल मेडिसिन कंपनी जो है दे आर पेइंग अराउंड $100 बिलियन अभी 2023 में फॉर दिस हलाल सर्टिफिकेशन। पैरासीटामोल से लेके सब कुछ? हाँ, तो ये जो चीजें है, अस्पताल हॉस्पिटल में हलाल से अरे ये कोरोना का वैक्सीन आया था उसके ऊपर उन्होंने डिमांड किया था हलाल सर्टिफिकेट चाहिए हमको। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कोरोना के जितने उस समय पे फाइजर और सबने जो निकाला था, तो मुस्लिम कम्युनिटी और कंट्रीज ने कहा कि बगैर हलाल सर्टिफिकेट के हम ये, क्योंकि हमें नहीं पता आपने सुअर के इससे बनाया होगा तो हमें पता नहीं है, वैक्सीन हमें वो जो है हलाल सर्टिफाई चाहिए। तो ये यूरोपियन कंट्रीज जो थी उस समय पे, तो आपको पता है कि वैक्सीन मिलना भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी का जो लॉट बनाया है हमने, तो उसके अंदर तो हमने चेक नहीं किया इसमें हलाल है या नहीं है, आपको हम बना करके देंगे बाद में हलाल का। तो उनको ध्यान में आ गया कि हमें तो ये वैक्सीन नहीं मिलने वाला है अभी। तो उसके बाद सारे मौलाना ने एक साथ आकर के कहा नहीं, जान बचाने के लिए कोविड का वैक्सीन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हलाल सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो भाई बगैर हलाल सर्टिफिकेट के आपने जब कोविड का वैक्सीन लगवा के ले लिया, तो मैकडोनाल्ड का बर्गर खाने में क्या प्रॉब्लम है आपको?
और धीरे धीरे वो फिर बिल्डिंग्स में आ गए, हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग्स आ गई। शार्प कंपनी का रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन हलाल सर्टिफाई आ गया। फिर उसके बाद में mingle.com डेटिंग वेबसाइट है, हलाल डेटिंग, हलाल सर्टिफाइड। अब डेटिंग वेबसाइट में हलाल सर्टिफाइड क्या है? तो एक एक चीज में ये उसको लेकर के आ गए कि हर चीज में रेवेन्यू जनरेशन। और इसका आज का मार्केट 2.1 US ट्रिलियन डॉलर्स बन चुका है। तो हमारा यही कहना है कि इतना बड़ा मार्केट जब इन्होंने हलाल के द्वारा क्रिएट किया है, तो क्यों ना भारत सरकार ही इस सर्टिफिकेशन को चालू करे। जब FSSAI आपका है ही, तो FSSAI में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से 4 मुस्लिम को अपॉइंट करवा लीजिए, 4 मुस्लिम मौलाना को रखिए, उनको आप सैलरी दीजिए गवर्नमेंट की, और उनके द्वारा सर्टिफिकेशन करवा करके लीजिए। व्हाई वी नीड जमियत उलेमा हिंद? करेक्ट। और अच्छा, जमियत उलेमा हिंद के बारे में भी एक लोगों के मन में बहुत बड़ा ये है कि लोगों को लगता है जमियत उलेमा हिंद का सर्टिफिकेट लेंगे तो सारे मुस्लिम कंट्रीज में अलाउड है। नो, उनकी जो फिरके है, जो जिस फिरके की देश है वहीं पर वो अलाउड है। सुन्नी कंट्रीज में सुन्नी मुस्लिम का ही अलाउड है। शिया तो शिया। हाँ, ईरान जमियत उलेमा हिंद का हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेता है। अरे बाप रे, मतलब आपको 60 हजार हर जगह देते जाना पड़ेगा। जी। तो आपको जिस देश में भेजना है उस देश का हलाल सर्टिफिकेट कौन सा प्रो है वो लेना आपको अगर सारे देशों में बेचना है तो आपको सारे जगह का सर्टिफिकेशन। तो इसी के लिए हमारा कहना है कि जिसका SOP नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, शिया का हलाल अलग है, सुन्नी का हलाल अलग है, देवबंदी का अलग है, तो भाई जब आपका हलाल ही किसी को नहीं पता है तो इसका कंपल्शन भारत में क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफिकेशन देती है, इनके पास तो इमेंस फंड्स आते हैं, तो ये फंड्स का भी मुझे लगता है कुछ अच्छा यूज तो नहीं होता होगा। टेस्ट ट्यूब खरीदना नहीं, वो अलग भाई कुछ अलग ही यूज होता होगा। अलग अलग आज जितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, हाँ, जितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर चलती है, जमियत उलेमा हिंद स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर चुका है कि दे वांट टू बिल्ड अ मुस्लिम यूथ आर्मी। अच्छा, अराउंड 1.25 करोड़ यूथ्स की उनको मुस्लिम आर्मी बनानी है। उसकी कमांडो ट्रेनिंग के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं। भारत में पकड़े गए 700 टेररिस्ट के केसेस चलाने के लिए वो फंड दे रहे हैं। तो उनके लिए बड़े बड़े एडवोकेट्स को खड़ा करना, उनकी फ़ीस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है। कांग्रेस ने जाते समय ये कहा था कि आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो पहले आपको हलाल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो मैंने उसके अगेंस्ट पिटीशन किया और मैंने उस पिटीशन में लिखा कि यदि मैं मेरा सामान जर्मनी में भेजना चाहता हूँ, चाइना में भेजना चाहता हूँ, रशिया में, कंबोडिया में, ये सारे नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसमें से किसी ने मुझे हलाल सर्टिफिकेट नहीं पूछा है, तो जब मेरा सामान ही मुस्लिम कंट्री में नहीं जा रहा है, व्हाई आई शुड टेक हलाल सर्टिफिकेट, व्हाई आई शुड पे 60,000 रुपीज टू जमियत उलेमा हिंद। उसके बाद जनवरी 2023 में मोदी सरकार ने पहली बार एक्सपोर्ट से हलाल को निकाल दिया। वाह, वेरी अच्छा। अब उसके बाद हमने योगी सरकार से मिले, उनके जो डेप्यूटी CM हैं ब्रजेश पाठक, उनको हमने ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। तो योगी जी पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने पहली बार, मतलब ये दिसंबर 2023 में उन्हें हलाल पर बैन लगा दिया और हलाल की कोई सर्टिफिकेशन वहाँ पर नहीं चलेगी, हलाल का कोई प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बेच सकते हैं। यूपी में सर्टिफिकेशन नहीं है। उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया सारे शॉप्स को, सारे मॉल्स को, कि हलाल सर्टिफाइड सारे प्रोडक्ट्स आपको निकालने होंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन सिर्फ एक ही होगा, दैट विल बी FSSAI, और कोई सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ पर, बिकॉज इन FSSAI एक्ट ओनली इट वॉज मैंशनड, दैट इज कॉल्ड एज अ मिस ब्रांडिंग। FSSAI का मार्क रहते हुए और एक मार्क उसके ऊपर लाना, उसका मतलब FSSAI की वैल्यू समाप्त कर देना है। कंट्री विद इन कंट्री वैसा हो गया वो। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, इनको जब हम समझेंगे तो एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में चला रहे हैं, और उस पैरेलल इकोनॉमी का जो बेनिफिट है वो ऐसी संस्था ले रही है जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है। इसीलिए नक्सलाइट्स के पास आप एकदम हाई एंड न्यू वेपन्स देखते हो। तो ये जो चीज़ें हैं कि ये यहाँ पर आपका पैसा जो मुझे देने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पैसा हार्ड अर्न मनी हमसे वसूल किया जा रहा है, जबकि मेरी कोई धर्म की मान्यता ही हलाल से नहीं है।
तो हलाल जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मोनोपोली क्रिएट करना और ये बातें पूरी तरीके से अलग है। और इसका रिसेंट सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई होगा तो इजराइल ने जिस दिन हमास पर अटैक किया उसके नेक्स्ट दिन पूरे विश्व के सारे न्यूज़पेपर में एक पेज का एडवर्टीजमेंट छपा जिसके अंदर इजराइल के सारे कंपनियों का नाम था और उसके अंदर कहा गया कि कल से इजराइल का, इस कंपनी का, इनमें से किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेना हमारे लिए हराम है। अरे भाई, जो आपने हलाल सर्टिफिकेट पैसा लेकर के दिया उसका क्या? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करने से उस देश के सारे प्रोडक्ट अचानक से हराम कैसे हो गए? तो कल तो ये भारत के साथ भी कर सकते हैं कि जो मोदी जी का सपना है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो हलाल पर बैन लगा दीजिए, उसको भारत सरकार के पास ले लीजिए। हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना पहुंचने में टाइम ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे लव जिहाद पुस्तक जो लिखी मैंने, तो ये अचानक से सब्जेक्ट नहीं आया था। उससे पहले मैंने एक एक करके करीब करीब 12 लड़कियों का काउंसलिंग किया था। मतलब आप बोल रहे हो कि लव जिहाद ट्रूली एग्जिस्ट करता है अपने? एग्जैक्टली, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि आप एक मुस्लिम नौकरानी से भी निकाह कर सकते हैं, लेकिन गैर मजहब की किसी सुंदर अप्सरा से भी आप निकाह नहीं कर सकते हैं। जब ये बात लिखी है तो फिर क्यों हो रही है निकाह? हाँ, ये तो अबू आजमी ने पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी बात कही थी कि इस्लाम में ऐसे निकाह को मान्यता ही नहीं है, तो फिर क्यों हो रहे हैं? जब सैफ अली खान ने करीना कपूर से निकाह किया तो सारे मौलाना ने तो तभी कह दिया कि ये तो गैर वाजिब है, ये तो, इसको परमिशन ही नहीं है इस्लाम के अनुसार, क्योंकि इस्लाम के अनुसार वो नहीं हुआ, ऐसे उनका कहना था। अच्छा, रिचुअल्स जो है वो इस्लाम के अनुसार नहीं हुए वहां पर। लव जिहाद क्या है? क्योंकि फिर ये जो है, यदि निकाह को मान्यता नहीं है तो फिर जिहाद के रूप में आप उसको कर सकते हैं, और जिहाद के रूप में किया जा रहा है उसके लिए फिर मान्यता भी मिल रही है। कोई भी मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो कुरान की राह पर चलता है, इसके लिए सुन्नत करता है, उसी के लिए उसको सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। जब कुरान में लिखी हुई चीज़ का पालन न करते हुए आप चीज़ कर रहे हैं और फिर भी आपको मान्यता मिल रही है, उसका मतलब तो कुछ तो अलग ही है। भाग्यनगर, जिसको हम हैदराबाद बोलते हैं, तो वहाँ की एक 12वीं कक्षा की लड़की, अब वो एक उसकी एक फ्रेंड थी, मुस्लिम फ्रेंड थी, और उसका एक रिश्तेदार आया था कलकत्ता से, मुस्लिम फ्रेंड का, और वो ईद के लिए आया था और 10 दिन के बाद वो इस लड़की को अपने साथ कलकत्ता लेके गया। हिंदू लड़की को जब ये कलकत्ता लेके गया तो वहाँ पर जब इनको पता चला कि बेटी कलकत्ता गई है, तो उन्होंने, उसकी माँ उस शौक से बीमार हो गई, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो हमने फ़ोन पर से बात की उस लड़की से, तो हमने कहा कि बाकी ठीक है, आपका जो भी आपने निर्णय लिया है, लेकिन आपकी माँ आपके जाने के शौक से बीमार हुई है, तो आप एक बार आकर के मिलिए। आप सोचिए, कोई भी बेटी अपनी माँ के प्रति कितनी संवेदनता, उसके मन में संवेदनशीलता होती है, लेकिन वो बेटी कलकत्ता पुलिस स्टेशन में जाकर के लिखती है कि मेरी माँ बीमार है, इसके लिए मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ हैदराबाद। यदि मैं 11वें दिन यहाँ पर आकर के अपनी रिपोर्ट वापस न लूँ तो मेरे माँ पिताजी को अरेस्ट कर लीजिए। ये कोई लड़की अपने माँ पिताजी के बारे में लिख सकती है, और वो भी 12th स्टैंडर्ड की। वो भी 12th स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि वो जी ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत बड़ी जी। तो जब वो वापस आई और अपने माँ से मिली, उसके बाद उसके पिताजी मुझे मिलने के लिए लेकर के आए, तो मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसे हो गया अचानक से कि तुम्हारा, उसका बहुत अमीर परिवार है, उनके कपड़े की दुकान है वहाँ पर, तो मैंने उससे पूछा कि अचानक से क्या हो गया कि तुम एकदम कलकत्ता चली गई? तो उसने कहा, नहीं, मुझे पिताजी ने कहा था कि 10वीं कक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क आएंगे तो तुम्हें मैं मोबाइल दे दूंगा। तो मुझे पिताजी ने मोबाइल नहीं दिया, लेकिन वो लड़का 10 दिन के लिए आया, उसे पता चला और उसने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। तो मेरे पिताजी से तो वो लड़का मुझसे प्यार करता है। तो मैंने उसको कहा कि 10 दिन के लिए जो लड़का आया है उसे कैसे पता चला कि तुम्हें 10वीं कक्षा में पिताजी मोबाइल देने वाले थे और वो नहीं दिया है? तो निश्चित रूप से उसे किसी ने तो बताया है कि तुम इससे नाराज हो, तो तुम्हारी जो फ्रेंड है, क्या उसने बताया है उसे? करेक्ट।
तो जब उसको ये प्रश्न पूछने के बाद उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें खुलने लगी, तो उसे ये एहसास हो गया कि नहीं, मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। और फिर उसने कलकत्ता में जाकर के अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। फिर उसने पुलिस से कहा कि नहीं, मैं अपने माँ पिताजी के साथ ही रहना चाहती हूँ, और फिर वो वापस आ गई। और उस दौरान ही शहनशाह आलम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बहुत फेमस केस है केरला का, जिससे जस्टिस टी.के. शंकरन के सामने ये केस आया और उन्होंने इस शब्द को कॉइन किया, लव जिहाद। अच्छा, हाँ, ये पहला ये जुडिशियल वर्ड है। ओके, यानी ये किसी ने निकाला हुआ शब्द नहीं है, ये जुडिशियल वर्ड है। हमारे एक जुडिशियल रिपोर्ट के अंदर, एक जजमेंट के अंदर ये शब्द आया है। और उसके अंदर जस्टिस टी.के. शंकरन ने कहा कि उन्होंने जिन लड़कियों से बात की और ये जो आया है सामने, तो यदि आप लव जिहाद के नाम से इसे कर रहे हैं, तो मैं भी अपने जजमेंट में इसको लव जिहाद ही लिखूंगा। उसके बारे में बहुत सारे उन्होंने आक्षेप लिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इस नाम का कोई शब्द इस्लाम में नहीं है या, लेकिन वो सारी बातें फेल हो गई और उस जजमेंट से लव जिहाद शब्द तो सामने। मतलब जो पेटिशन जो फाइल हुआ उसमें लव जिहाद मेंशन था, तब जस्टिस ने देखा, नहीं, जस्टिस ने जजमेंट में लिखा है, जजमेंट में लिखा है। जी। ओके, तो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट पढ़े और उसके अंदर जो शब्द आया था उसका आधार लेकर के उन्होंने जजमेंट में लिखा कि दिस इज लव जिहाद। ओके, तो ये जो पहली जो घटना हुई थी शहनशाह आलम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो इस केस के अंदर पहली बार लव जिहाद, तो हमें भी पता चल गया कि भाई इस शब्द का नाम लव मतलब इसका कुछ मतलब बिकॉज जिहाद इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज काफिर जो होते हैं, मतलब जो आपके रिलीजन को नहीं मानते, उन पे हमला इज लाइक जिहाद किया हमने। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें लव इन्वॉल्व है, तो लव जिहाद। हाँ, प्यार के द्वारा कर फंसा सकते के। हैं उसमें, हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जिहाद के अर्थ क्या है वो हमें समझना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सलमान खान या ये जितने सारे हमारे बॉलीवुड के सेक्युलर लोग हैं, वो सब बताते हैं कि नहीं, जिहाद तो ये है ही नहीं, ये जो बिन लादेन कर रहा है वो जिहाद है ही नहीं। करेक्ट। वो तो अपने दोषों के साथ लड़ाई है आपकी, और उसके अंदर किसी के साथ लड़ाई या इस्लाम तो मज़हब जो है वो शांति और प्रेम का है। तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि जब इतना सब कुछ है, तो फिर बार बार जितने भी आतंकवादी सामने आते हैं वो फिर मुस्लिम क्यों वो होते सारे हैं? एक ही हाँ, एक ही कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी के क्यों तो वो क्यों ये है? अच्छा ठीक है, भारत में आपको ये समस्या हो सकती है कि भारत में हिंदू है या आपको ऐसे लग रहा है कि आप माइनॉरिटी है, तो फिर यहाँ पर जिहाद की बात हो सकती है। आज सीरिया में जो चल रहा है, सीरिया में रहने वाले मुस्लिम हैं, तो सीरिया में जो चल रहा है वो भी तो जिहादी है। अफगानिस्तान में जो चल रहा है, तालिबान वहाँ पर जो कर रहा है, इस्लामिक स्टेट और तालिबान का जो वॉर चल रहा है, वो क्या है? वो भी तो जिहादी है। तो उसे भी तो आप जिहादी बोल रहे हैं, तो फिर हमारे दृष्टिकोण से ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि भाई जिहाद है क्या एक्चुअली में डेफिनेशन हाँ। क्या है? ये लोग सीरिया से भागे, ठीक है, आज हमारे यहाँ पर रोहिंग्या आ रहे हैं, बराबर, ये सारे आ रहे हैं, इनके 57 कंट्रीज है। हाँ, करेक्ट। तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कस्तान है, रशिया के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे मुस्लिम हैं। हाँ। हम मुस्लिम्स ही हैं। ईरान है, इराक है, इजिप्ट है, इसमें से एक भी कंट्री में कोई नहीं जाता है। सीरिया से भागते हैं तो ग्रीस जाते हैं, रोहिंग्या म्यांमार से भागते हैं तो भारत में आते हैं, या पाकिस्तान से जो भाग रहे हैं वो इंग्लैंड में, यूके में, यूएस में जाकर के सेटल हो रहे हैं, सोमालिया से जो भाग रहे हैं वो अगेन स्पेन और सब जगह पर जाकर के। तो मेरे लिए एक सवाल ये है कि भाई इतने सारे आपके देश है और आपको हर जगह पर इस्लामिक कानून की आवश्यकता है कि आपको शरिया चाहिए, आपको बुर्का चाहिए, आपको दाढ़ी चाहिए, आपको हर एक चीज़ इस्लाम के अनुसार चाहिए। तो जहाँ पर अवेलेबल है वहीं जाओ ना। हाँ, जहां पर अवेलेबल नहीं है वहां जाकर के उस कंट्री में आप कह रहे हो, भारत में आकर के कह रहे नहीं हमें गजवा हिंद चाहिए, हमको बुर्का चाहिए। अब ये कर्नाटक में इतना बड़ा उन्होंने हंगामा वहां पर खड़ा किया, नहीं हमें तो बुर्का चाहिए, हमें तो हिजाब चाहिए। स्कूल में भी, हाँ, स्कूल कॉलेज में कॉलेज में तो जब चाहिए तो पाकिस्तान आपके लिए है ना अवेलेबल। हाँ, जहां जो चीजें अवेलेबल है वहीं जाइए ना। करेक्ट करेक्ट। यहां पर क्यों डिमांड कर रहे हो आप? यदि अबू आजमी विधानसभा में कह रहा है कि लव जिहाद को हमारे इस्लाम में मान्यता नहीं है तो आपने सीधा बोलना चाहिए कि सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी भी नहीं चलेगी।
तो आप बोल दो वहां पर। लेकिन एक तरफ आप कॉन्सेप्ट भी बोल रहे हो कि नहीं, इसकी ऐसे शादी की अनुमति नहीं है, और शादी हो रही है तो आप गेस्ट करके वहां पर जाएंगे, तो ऐसे कैसे होगा? नहीं, तो ये लव जिहाद का पॉइंट मतलब मेरे हिसाब से कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए है, या हिंदू गर्ल्स को यूज करना है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, उसके लिए है? ये पॉइंट क्या है लव जिहाद? मतलब कर क्यों रहे? हमारा पॉपुलेशन बढ़े, मुस्लिम बंदे पैदा हो, या फिर टेररिस्ट की तरह इनको यूज करो? देयर हैज टू बी अ पॉइंट कि ये लोग करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब इस्लामिक स्टेट का जो खलीफा जिसने वो बगदादी ने घोषित किया था, तब हैदराबाद से, इवन मुंबई से, कल्याण से 4 लड़के भाग करके गए थे, आपको याद होगा। महाराष्ट्र लड़के, हाँ भाग के गए 4 लड़के कल्याण से भाग करके गए थे इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए। उसमें से एक लड़के की तो डेथ की रिपोर्ट भी आ गई, जो यूएस के अगेंस्ट लड़ते हुए मर गया। तो हर स्टेट से वहां पर भाग रहे थे लोग, और जब वो भाग रहे थे तो केरला से जो 11 लड़के भागे, वो 8 लड़कियों को साथ में लेकर के भागे। ये 8 लड़कियां जो है उसके अंदर मेजर क्रिश्चियंस थी और फिर हिंदू थी। तो क्यों भागे वहां पर? जब कोई अपना जिहाद के लिए भाग रहा है तो भाई तुम अकेले भागो ना, तुम लड़कियों को लेकर के क्यों भाग रहे हो? तो वो लेकर के साथ में भागने का ये उद्देश्य था कि वहां पर जो इनके सेक्सुअल रिलेशंस होंगे और उसके अंदर से जो बच्चे वहां पर जन्म लेंगे, तो वो उस जिहाद की कैंपेन को आगे चालू रखेंगे, जारी रखेंगे। तो इसको वूम जिहाद भी कहा जाता है कि फिर उन्होंने कई सारी लड़कियों को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप एक टेररिस्ट के साथ रह करके आप आपके वूम से यदि एक नए टेररिस्ट को जन्म दे रही है, तो आपका सबसे बड़ा ये योगदान रहेगा, योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। और ये घटी हुई चीज़ है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि ये सारी चीज़ें जो है, आज वो सारी लड़कियां रो रही है जो भारत से जो भागी हुई लड़कियां, उसमें से 4 लड़कियां अभी अफगानिस्तान में हैं, जो भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें फिर से भारत में आने दीजिए। तो भारत सरकार ने तो मना कर दिया कि भाई आप यहाँ से परमिशन लेकर के तो नहीं गए थे कहीं, और गए थे कोई नोबल कॉज के लिए भी नहीं गए थे कि भाई आपने कहीं पर रेड क्रॉस के लिए गए हैं या ऐसे कुछ। आप गए वहां पर आतंकवादी को जन्म देने के लिए। अब आपके साथ 4-4, 5-5 बच्चे हैं। अब वो जो बच्चे हैं जिनको आतंकवादी बनाने के लिए आप वहां पर गए थे, उनको साथ में लेकर के फिर आप भारत में आएंगे, तो क्या करेंगे हम? तो इसलिए भारत सरकार ने पूरी तरीके से मना कर दिया। दूसरा उद्देश्य ये है कि देखिए, अल्टीमेटली हमारा जो जनरेशन आगे बढ़ता है वो हमारे डीएनए और जीन्स के आधार पर आगे बढ़ता है। एक हिंदू लड़की जिस दिन मुस्लिम बन जाती है, उसके बाद उसकी कोख से कभी कोई हिंदू डीएनए का बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। क्योंकि आज आप जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनके बच्चों के भी आप नाम लिखिए या उनके मज़हब के बारे में देखिए, वो इस्लाम ही उसको स्वीकार करवाते हैं अधिकतर, मोस्टली। तो जो डीएनए जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हिंदू डीएनए का एंड हो रहा है इसके माध्यम से, क्योंकि डीएनए बढ़ा आपका नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाने का जो माध्यम है वो एक स्त्री है। तीसरा, और इसको यदि हम और भी आगे लेकर के जाएंगे तो रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुआ है जो जर्मनी के एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया है। ये है मैरिजेस अमंग मुस्लिम्स, इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंग्वेनियस मैरिजेस। ये है कि कॉन्सेंग्वेनियस मैरिजेस, ये है क्लोज रिलेशन मैरिजेस, यानी अपनी सगी बहन के साथ, कजिन बहन के साथ, चचेरी बहन के साथ, उनके साथ ये शादियां करते हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जैसे हिंदू धर्म में एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है, तो ये हमारा धर्म साइंटिफिकली बहुत पहले से कह रहा है कि एक गोत्र में विवाह करोगे तो आगे आने वाली जो आपकी संतति है वो विकृत होगी। लेकिन इस दृष्टिकोण से जो ये यहाँ पर हुआ है, उसका परिणाम ये हुआ है कि आज पाकिस्तान में ये जो जैसे आपके कोरोना के वायरस में म्यूटेशंस हो गए, ओमिक्रॉन आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो हो गया, वैसे ही इसके अंदर 1000 म्यूटेशंस आ चुके हैं अभी रिसेंट में। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो रोड क्रॉस नहीं करना जानते हैं, क्योंकि ब्रेन उनका उस दिशा में काम ही नहीं कर रहा है, मुस्लिम बच्चे।
अच्छा, जो नहीं, अभी ये कैसे, मतलब समझा नहीं, ये कैसे होता है? ये जो एक परिवार में या अपने नजदीक की बहन से शादी करने के बाद हाँ। उनके जो जीन्स के अंदर जो डिफॉर्मेशंस आते हैं, अच्छा, उन डिफॉर्मेशंस में 1000 टाइप्स के म्यूटेशंस हो चुके हैं। वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 + बेसिक 2 ब्रेन 4 मेमोरी भी उनका ये होता है? जी, हाँ हाँ तो 2 + 2 4 नहीं वो बता सकते हैं आपको। तो आज उनके लिए बहुत बड़ी समस्या ये है कि बाकी सारी तो चीज़ें ठीक है, लेकिन अपने जो बच्चे ओरिजिनल जो मुस्लिम हैं वो यदि इस दृष्टिकोण से सक्षम ही नहीं होंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, इस्लाम आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए टू सेव द इस्लाम दे वांट नेक्स्ट डीएनएज, दे वांट डीएनएज फ्रॉम अदर कम्युनिटी, हेल्दी डीएनए। तो ये जो है ये इसका एक बेसिक रीज़न है। आप जर्मनी का ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है, पाकिस्तान के कई सारे प्रोविंसेस में जाकर के इस रिपोर्ट को उन्होंने किया गया है। यूके में भी जाकर के बसने वाले कई सारे मुस्लिम्स के उसके अंदर इंटरव्यूज़ है। ये सारा रिपोर्ट जो है DW जो जर्मनी का न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर ये पूरा टेलीकास्ट हो चुका है। रिपोर्ट इज अबाउट म्यूटेशंस, करेक्ट? हाँ, रिपोर्ट इज अबाउट म्यूटेशंस। तो वो रिपोर्ट इसलिए है कि आपकी नज़दीकी रिलेशंस में क्यों शादियां नहीं होनी चाहिए, और उसके बारे में ये रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने इसको लेकर के ये रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया है। तो यदि हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लव जिहाद तो दिस इज टू सेव इस्लाम। करेक्ट करेक्ट, इट्स लाइक अ पैरेलल वॉर। आज यदि हम देखेंगे तो भारत में मिसिंग गर्ल्स एंड मिसिंग वुमेन का एक रिपोर्ट पब्लिश होता है जो हमारे यहाँ पर NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। पूरे भारत में जितने गुनाह होते हैं, जितने टाइप्स के गुनाह होते हैं, उन सब का क्लासिफिकेशन करके उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है और वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में सारे MPs को सबमिट किया जाता है। इस साल का रिपोर्ट सबमिट हुआ है। आप जानकर के आश्चर्य आपको लगेगा, महाराष्ट्र से करीब करीब 67,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई है एक साल में, और पर ईयर पर ईयर दिस, और पूरे भारत का आंकड़ा यदि देखेंगे तो इट इज़ अराउंड, मेरे पास वो रिपोर्ट भी है, अभी इतना परफेक्ट मैं आंकड़ा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इट इज़ अराउंड 4,65,000 इन 1 ईयर, इन 1 ईयर ऑल इंडिया में, इन ऑल इंडिया। और नहीं, और डेटा वाइज ये सारी मतलब 4 लाख गर्ल्स हैं, ये सारी हिंदू हैं? 4 लाख? दैट वी डोंट नो, हाँ, लेकिन यदि आप उसके अंदर से मानेंगे कि भाई 70% भी हिंदू है तो भी तो संख्या बहुत ज्यादा हो गई ना, तो भी तो बहुत हो गई। हाँ और किसी भी समाज की हो, हाँ, किसी की भी, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो या ईसाई हो, लेकिन लड़कियां तो मिसिंग हो रही है। और एक साल में यदि 4,65,000 लड़कियां मिसिंग हो रही है तो फिर हर दिन 1,274 लड़कियां और महिलाएं मिसिंग हो रही है। तो ये तो इतनी- रजिस्टर्ड है, हाँ, और ये रजिस्टर्ड, और ये रजिस्टर्ड केसेस की बात क्योंकि कर बहुत रहे सारे हैं। केसेस तो रजिस्टर भी नहीं होते होते होंगे। हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये आंकड़ा जो है दिस इज वेरी अलार्मिंग, अलार्मिंग। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आंकड़ा यदि है तो मैं इसलिए लव जिहाद के बारे में जब भी बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आज हमारी बहन बेटी के साथ नहीं घटा है, इसके लिए आप इस अंदेशे में मत रहो कि कल नहीं घटेगा, क्योंकि जो संख्या हम देख रहे हैं हर साल वो संख्या बढ़ रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में ये मिसिंग गर्ल्स, मिसिंग वुमेन होना ये छोटी बात नहीं है। इसलिए हम प्रयास भी कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में इसके लिए स्पेशल सेशन हो, इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और ये लड़कियां जाती कहाँ है, हाँ वही मैं पूछने वाला ये था। इनके साथ होता क्या है, हाँ। इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना तो चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा कोई एकदम बेसिक स्टेप कि यार 4 लाख बंदियां गायब है तो कुछ तो दुर्भाग्य की बात है कि ये ऐसे है, बट दिस इज फैक्ट। और मेरा जो लव जिहाद का अभी इस साल मैंने उसको उस बुक को अमेंड करके नया उसका मॉडिफाइड कॉपी मैंने पूरा रिपोर्ट पब्लिश किया है NCRB का, उसके अंदर कि हर स्टेट में कितनी लड़कियां मिसिंग है, हर स्टेट को पता होना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में है तो फिर लव जिहाद तो अलार्मिंग है और उसके लिए लव जिहाद को देखना चाहिए। तो ये सारा केवल एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, इसके अंदर लव जिहाद के एंगल वो लोग ऐसा ट्रैप करते हैं। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया है, तो ये एजुकेशनल सिस्टम में भी अगर हम ये इंटीग्रेट करें, हमारे धर्म के बारे में, वेदास के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो अपना बेस जो होता है बेसिकली छोटे बच्चों से ही हम छोटे बच्चे अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू करें
तो शायद आगे जाके दे वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू अपोज ऐसा ये सिचुएशन। इंटीग्रेशन तो होना चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम जैसा विनायक बोल रहा था वो वीक है कहीं ना कहीं। हाँ नहीं, आपने जो कहा मुझे लगता है कि लव जिहाद की समस्या का ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। यस यस। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें उस समय पे हो गई है कि जिसने हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कि प्रोफेसर केटी शाह जो थे वो आग्रह कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रहे थे वो उसके सदस्य थे, तो वो उसके अंदर डिमांड कर रहे थे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड को लाना है। उसका विरोध करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर और ये सेक्युलर वर्ड का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि सेक्युलर का मतलब नास्तिक होता है। और भारत की मानसिकता को यदि देखेंगे तो करीब करीब 90% भारत के लोग आस्थावान हैं Correct. अपने भगवान में। कोई बुद्ध में श्रद्धा रखता होगा, कोई जैनिज्म में, लेकिन वो आस्था तो रखता है। तो भारत को सेक्युलर कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं? सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो तो यूरोपियन चर्च का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर राजा और पोप एक ही होता था और आज भी है। सेक्युलरिज्म मतलब इक्वल राइट्स, एम आई करेक्ट? नो 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 नो, इट इज नॉट इक्वल राइट्स। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ये था उस समय पे कि जो राजा है उसको चर्च का जो प्रमुख रहेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। हाँ अच्छा। तो ये जो ये 8वां लुई जो था उसके काल की घटना है कि 8वें लुई की बीवी का नाम था कैथरीन और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो कैथरीन का रिलेशन में पोप था, तो उसलिए कैथरीन पोप को बोल रही थी कि आप मेरे हस्बैंड को दूसरी शादी करने की अनुमति मत दीजिए। और राजा कह रहा था कि भाई मेरी दूसरी शादी नहीं होगी तो मुझे बच्चे नहीं होंगे, तो फिर इंग्लैंड का जो सारा जो राज है वो देखेगा कौन? Correct. तो मुझे दूसरी शादी करने की अनुमति चाहिए। तो ये जो झगड़ा उस समय पे हुआ तो राजा को चर्च की आज्ञा के अंदर ही रहना पड़ता था। तो 8वें लुई ने पहली बार घोषणा किया कि यदि पोप मुझे मान्यता नहीं दे रहा है, नाउ आई विल बी फ्री, नाउ आई विल नॉट कम अंडर एनी चर्च। तो ये जो उन्होंने जो कहा तो उन्होंने अपना एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट नया मजहब चालू किया। और ये जो कैथोलिक से जो बाहर आकर के जो चालू हुआ है, यूके में जो लोग रहते हैं वो एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट है। और उसने कहा मैं अपना चर्च बनाऊंगा बट आई एम अ किंग, तो मैं राजा हूं तो मुझे चर्च बनाने की भी अधिकार होगा और मुझे पोप बनाने का भी अधिकार होगा। तो इसलिए उसने कहा कि नाउ माय गवर्नमेंट विल बी अ सेक्युलर गवर्नमेंट दैट आई विल नॉट फॉलो एनी डिक्टेट फ्रॉम चर्च। सो टू डिसओबे एनी ऑर्डर फ्रॉम चर्च इट इज कॉल्ड एज अ सेक्युलरिज्म। सो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज टोटली डिफरेंट, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको मूर्खता के हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो एकदम अलग है फिर जी हाँ सेक्युलर हमारे यहाँ पे तो ऐसा बोलते हैं कि आप सेक्युलर नहीं हो तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप एक ही धर्म मतलब आप हिंदूवादी हो। मतलब आप एक ही धर्म को बोल रहे हो, आप दूसरे धर्म मतलब एवरीथिंग इज इक्वल, आप इसमें नहीं मान रहे हो। मतलब उन्होंने सेक्युलर का अपोजिट कम्युनल कर दिया है। हाँ 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 सिंपल कहने में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी शब्द डालते हैं आपको डिफाइन करना पड़ता है। भारत के किसी भी कानून में कोई भी शब्द आता है उसको डिफाइन करना पड़ता है। सेक्युलरिज्म शब्द तो डाल दिया, डिफाइन कहाँ किया है? आज भी किसी को नहीं पता है सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म संभाव है, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म यानी सभी लोग समान हैं या निधर्मिता है। क्या है किसी को नहीं पता है क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया आज तक उस वर्ड को। तो ये जो डिबेट जब हो रही थी उस समय पे ये बात चली और मतलब वो ये आप बहुत ही 50s का बोल रहे हाँ मतलब अम्बेडकर जी ने और नेहरू ने वो चीज जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। करेक्ट करेक्ट। और जब ये ड्राफ्टिंग चल रही थी उस समय पे ये झगड़ा हुआ और प्रोफेसर केटी शाह अड़ करके बैठ गए कि नहीं सेक्युलर वर्ड को लाना होगा। तो उसके लिए उनको मनाने के लिए उस समय उन्होंने कहा कि आपको माइनॉरिटीज़ की इतनी चिंता है ना, तो हम एक काम करते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल एक्ट हम डालते हैं इसके अंदर, लेकिन सेक्युलर वर्ड नहीं होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल 26 टू आर्टिकल 30 ये स्पेसिफिकली डाले गए
कि माइनॉरिटीज़ के अलग स्कूल होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ पर उनकी बाइबल कुरान पढ़ाई जा सकती है, फिर उनके लिए अलग उनकी जो रिलीजियस मान्यता है तो उनकी रिलीजियस मान्यताओं को माना जाएगा। करेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल 26 to 30 तक आ गई उसमें, और उनको सारे अधिकार दे दिए गए। लेकिन आर्टिकल 30 के अंदर उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली लिखा कि लेकिन सरकार का कोई स्कूल होगा और उसके अंदर कोई हिंदू धर्म पढ़ाने की कोशिश करेगा तो उस स्कूल की मान्यता यानी उस स्कूल को जो गवर्नमेंट का ग्रांट है वो बंद हो जाएगा। मदरसे तो हैं बट ये नहीं चलेंगे। ये नहीं चलेगा। नहीं वो भी क्या, नहीं दूसरी बात भी कि अगर आपकी गवर्नमेंट स्कूल है, समझो कि गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे सब धर्म है, और अगर कोई सब्जेक्ट आया हिंदू धर्म के बारे में तो आप वो नहीं पढ़ा सकते, वेद नहीं पढ़ा। बट वो स्कूल में आप बाइबल या कुरान पढ़ा पाओगे पर अपना खुद का नहीं पढ़ा पाओगे, ये मतलब है। चलो मदरसे में तो ये जो आ गया, तो ये अंबेडकर साहब ने भी नहीं, उनकी तैयारी नहीं थी ना, वो तो बहुत नाराज थे इस कारण से, क्योंकि जो संविधान जो बना उसके बाद का उनका पहला भाषण आप सुनेंगे पार्लियामेंट के अंदर किया था, तो उन्होंने बहुत सारी नाराजगी व्यक्त की है उसके अंदर कि ये प्रेशराइज, वो प्रमुख थे बात अलग थी, लेकिन सुनना जो भी तो मेंबर्स थे वो भी तो, और नेहरू भी तो थे उस समय पे, नेहरू बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उस कारण से उन्होंने उनका नाम यूज़ किया, लेकिन ये जो सारी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर डालने का प्रयास किया तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी आ गई कि जिसकी कोई मान्यता नहीं। अच्छा ठीक है, ये सब मान्यता हम करते हैं, लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने फिर 1976 में सेक्युलर वर्ड फिर से लेकर के आई वो। ये कोई बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में नहीं आया है, ये अमेंडमेंट हुआ 1976 में, प्रॉपर अमेंडमेंट। हाँ, कि भाई ये है वर्ड, प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं हुआ, इमरजेंसी में अमेंडमेंट हुआ। इमरजेंसी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट का रूल है आर्टिकल 368 में। वो आर्टिकल 368 का रूल ये कहता है कि आपको दोनों जो पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा है उसका सेशन करना पड़ेगा, 3/4 मेजोरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा, और फिर 50% राज्यों से भी उसको अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो हो जाएगा। इमरजेंसी में तो अपोजिशन पूरा जेल में था, तो अपोजिशन जब जेल में था, जब पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा था, तो सेक्युलर वर्ड कैसे डाल सकते हैं? तो सेक्युलर वर्ड तो इलीगल तरीके से आया हमारे, तो ये इम्प्लीमेंट तभी कर दिया था, कर दिया उन्होंने। और आज भी आप देखिए कि आप उसके अंदर की गंभीर बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि हम भारत के नागरिक 1949 में इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। अरे वो जो सेक्युलर शब्द डाला है वो तो 1976 का है ना, तो लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? शब्द डाला है 1976 में और नीचे लिखा है डेट 1949 को हम इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, तो एक तरीके से लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एक अलग अंतर विरोध वाला हो गया है। आर्टिकल 26 to 30 जो है वो हर चीज माइनॉरिटी को दे रहा है। माइनॉरिटी तो मजहब से तो तय होती है ना, राइट। और आगे जाकर के वो कह रहा है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है, इसमें आपको सुविधा नहीं मिलेगी, इसमें क्लैरिटी नहीं है। अरे भाई, जब माइनॉरिटी आप मजहब से ही डिसाइड कर रहे हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी है, ईसाई माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी है, तो मजहब से तो डिसाइड कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं मजहब के हिसाब से होगा नहीं है। अभी इसका मैं क्लासिक उदाहरण देता हूं आपको। हज यात्रा को गवर्नमेंट से 834 करोड़ रुपीस मिलता है, करेक्ट, बराबर। हज में जैन जा सकता है नहीं, बुद्धिस्ट जा सकता है नहीं, हिंदू जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ मुस्लिम जा सकता है। तो हज में सिर्फ मुस्लिम यदि जा सकता है तो फिर सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि भाई फिर सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल का क्या हुआ आपके? क्योंकि सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल तो कह रहा है एक मजहब को ध्यान में रख करके आप चीज नहीं कर सकते हैं, तो यहां तो एक ही मजहब के लिए कर रहे हैं और वो भी 834 करोड़ रुपया दे रहे हैं आप उसके अंदर, तो ये कैसे आपके लिए लीगल हो गया? 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये आज तक भारत का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये केस कहा जाता है। सबसे ज्यादा जजेस उसके अंदर बैठे थे कि धर्म की मर्यादा क्या है और संविधान की मर्यादा क्या है। उसके अंदर उन्होंने जजमेंट दिया है, कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते समय उसका जो बेसिक ढांचा है, फंडामेंटल जो उसके चीज़ें हैं, उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो बेसिक ढांचे में यदि चेंज नहीं हो सकता है तो फिर प्रियम्बल में आप चेंज करके उसके अंदर आप सेक्युलर और सोशलिस्ट लिख रहे हैं, ये तो बेसिक ढांचा ही हो गया ना। प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक चीज़ है। तो 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जजमेंट है, 1976 में उसको चेंज कर दिया गया। तो एक तरीके से ये कहेंगे कि ये पूरी सारी गलत चीज़ है। ये सेक्युलर वर्ड ये इतना डालने के पीछे क्यों पड़े हुए थे वो, मतलब वोट बैंक के लिए मोस्टली? नहीं देखिए कैसे होता है, क्योंकि वो आपने बोला ना कि उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट उनके लिए था, इमरजेंसी के टाइम के नहीं, मेरे को ये पहले सेक्युलर वर्ड अंदर डलवाना है। मतलब फर्स्ट तो वही लग रहा है कि वोट बैंक है, या फिर उनको लगा कि यही मौका है ये वर्ड डालने का, बिकॉज वो जो मूवमेंट था जयप्रकाश और इनका सबका, वो सब तो जेल में थे वो टाइम पे। तो उनको वो मोमेंट मिला कि यही मौका ये मैं कर दूं। क्योंकि सेक्युलर वर्ड डालने से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हिंदुत्व को ब्लेम करना या हिंदू धर्म को जो अलग उनको जो करना था वो उनको आसान हो गया, और माइनॉरिटीज़म के नाम पर पहले से ही उनका प्रयास था। तो जहाँ पर भी हिंदू जब बात करेगा तो सेक्युलरिज्म की कॉन्सेप्ट उसको बता दी जाएगी कि भाई नहीं, भारत सेक्युलर है, ये नहीं हो सकता है। यानी हज को पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन हिंदू यदि अमरनाथ यात्रा के लिए पूछेगा, नहीं सेक्युलरिज्म में नहीं होगा ये। आज आप देखिए हमारे हिंदुओं के करीब करीब 4.5 लाख मंदिर सरकार के पास है, एक भी चर्च नहीं है, एक भी मस्जिद नहीं है, एक भी मदरसा नहीं है। तो फिर ये जो है ये सेक्युलरिज्म की कॉन्सेप्ट में कैसे है? सरकार के पास ऐसे आप थोड़ा क्लियर करेंगे, पूरा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल, वहाँ पे अर्निंग वर्निंग जो भी सारी चीजें, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने जो कहा ना कि ये सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को लाने का इनका इतना क्या ये था, यही चीज़ थी कि आपको हर बार डिमोरलाइज किया जाए कि आप मेजॉरिटी है और जितने सारे अधिकार है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को है, क्योंकि माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को चिंता हमने करनी चाहिए। तो फिर आज 8 राज्यों में हिंदू भी तो माइनॉरिटी है, उसका क्या? जब राज्य की बात आती है, कश्मीर में आज हिंदू कहाँ है? नहीं है, माइनॉरिटी। मणिपुर में हिंदू कहाँ है? मेघालय में हिंदू कहाँ है? नागालैंड में हिंदू कहाँ है? मिजोरम में हिंदू कहाँ है? पंजाब में भी हिंदू माइनॉरिटी है। पंजाब में? हाँ, यस। तो वहाँ पर यदि हम देखेंगे कि 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, तो फिर जो चीज़ें आप यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए दे रहे हैं वो उस राज्य में भी तो देनी चाहिए। लेकिन वहाँ हिंदुओं को कहा जाए नहीं, देश में तो आप मेजॉरिटी है। ये कानून समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी बीच में बने थे। हमीद अंसारी के कालावधि में हमने उनके उपराष्ट्रपति भवन में कौन से फेस्टिवल हुए, कितना खर्चा हुआ, हमने आरटीआई में लिया था। उसमें उन्होंने पूरे साल में एक ही फेस्टिवल मनाया था, वो ईद था, और उन्होंने सिर्फ उसी में खर्चा किया था कि इफ्तार की पार्टी के अंदर। अरे भाई, आप इतने बड़े देश के उपराष्ट्रपति है, आपको होली नहीं दिखाई दी, दीपावली नहीं दिखाई दी, आपको गणेश चतुर्थी दिखाई नहीं दी, आपको कोई अन्य चीज़, आपको कोई फेस्टिवल ही नहीं नज़र आया। आपने पूरे साल में खर्चा एक ही फेस्टिवल पे किया, वो इफ्तार की पार्टी और ईद के समय पे। तो ये क्या मानसिकता है? और वही हमीद अंसारी 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद कहता है कि मुस्लिम जो है भारत का डरा हुआ है, सेफ फील नहीं करता है। अरे भाई, इससे बड़ी और सेफ क्या चीज़ आपको होनी चाहिए? बेसिकली गवर्नमेंट इज सेक्युलर, हमें समझ करके लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सेक्युलर नहीं होता है। हर व्यक्ति को संविधान ने आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 25 में अपने धर्म की स्वतंत्रता दी है। भाई, आप तिलक लगा सकते हैं, आप हाथ में रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हमें हर कोई अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो निर्णय किसी भी एक मजहब के लिए नहीं होगा। गवर्नमेंट के टैक्स का पैसा किसी एक मजहब के लिए यूज में नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्युलरिज्म। जबकि उल्टा हुआ, गवर्नमेंट हज यात्रा को डोनेशन देती रही और हिंदुओं को बताती रही नहीं, लाल तिलक लगा करके आओगे तो तुम्हें बैन किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बाबरी टूटने के बाद आया। अच्छा, बाबरी टूटने के बाद इस एक्ट को लाया गया कि जो चीज 1947 में जिसके पास थी वो उसी की होगी, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, करेक्ट। हमें पता है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, मथुरा ये है, वहां के एक्सकवेशन में भी वो चीजें मिल जाएगी, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं।
इससे बड़ा तो अन्याय हो ही नहीं सकता है कहीं पर किसी समाज के ऊपर। अभी तक जब- क्लेम नहीं कर सकते। हाँ नहीं claim प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वही है ना ना, 1991 में वो एक्ट आ गया कि जो चीज 1947 के बाद जैसी है वैसा ही, मतलब अगर वहां पे मॉस्क है तो आप वो मॉस्क को क्लेम नहीं कर सकते हो, भले आपका पूरा भगवान ही बाहर आ जाए। हाँ। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि एक्ट आया 1992 में, लेकिन उसने अपना कालावधि बताया 1947 का कि 1947 से ये लगेगा। ऐसे जिस दिन से एक्ट लगता है उसी दिन से वो लागू हो जाता है। ये पहला भारत का एक्ट है जो लागू हुआ 1992 में, और उसने कहा ये लागू होगा 1947 से। ये कैसे हुआ? मतलब आपको क्या लगता है जो गांधी परिवार था तो उसने बेसिकली अभी जो हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हो गया, इमरजेंसी में ऐसा हो गया, तो उन्होंने ये इसलिए किया बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं उनके रूट्स वहाँ के हैं, मुस्लिम्स के या पाकिस्तान के, उनके रूट्स ही वो हैं, तो ऑफ कोर्स दे वुड फेवर उनका कम्युनिटी। ऐसा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने हमको हिंदूज को ऐसे रखा और अपने कम्युनिटी को ऐसा रखा। नेहरू को ये क्यों कहना पड़ा कि बाय कल्चर आई एम अ मुस्लिम, बाय एजुकेशन आई एम अ क्रिश्चियन एंड मजबूरी से मैं हिंदू हूँ इसमें, तो बाय एक्सीडेंट आई एम अ हिंदू। अरे वाह। तो ये जो चीज़ है ये एक मानसिकता को दर्शाती है इसमें। सोनिया गांधी को बीच में आरटीआई में एक प्रश्न पूछा गया था कि आपका मजहब क्या है। आरटीआई में पूछा था, जी। सो यू कैन आस्क सच क्वेश्चंस। यू कैन, वी कैन। आरटीआई, आप एक देश के पब्लिक फिगर है तो बताना चाहिए। हाँ। लेकिन उन्होंने मना किया। आंसर देने से उन्होंने मना किया कि हम इसका आंसर नहीं देंगे इसमें। अरे भाई, इतनी बड़ी आप देश की इतनी बड़ी एक नेता है, और यदि ऐसे लगता है कि लोगों के मन में कोई उसके बारे में संदेह है तो बता देना चाहिए ना। फिर उसमें संदेह रखने की क्या आवश्यकता है। पूना में कबीर कला मंच नाम से एक संगठन चालू हुआ। नाम कबीर का है। कबीर कला मंच। हाँ कबीर का नाम। नाम कबीर का है, तो दोहे पढ़ने के लिए युवाओं को वहाँ पर बुलाया गया। अभी कबीर कला मंच के 2 सदस्य गायब हैं। उनके माँ पिताजी पुलिस स्टेशन में आकर के पूछ रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ गए। अब वो जो 2 लड़के हैं वो गढ़चिरौली में कंधे पर AK-47 लेकर के घूम रहे हैं। तो कबीर कला मंच ने उनका ब्रेन वॉशिंग किया है। कबीर कला मंच के 18 लोगों के ऊपर उसके बाद पुलिस एक्शन हो गई, उनको अरेस्ट किया गया। तो नाम कबीर कला मंच है लेकिन काम नक्सलियों का कर रहे हैं। मुंबई IIT में दर्शिल सोलंकी इस नाम का एक स्टूडेंट जो दलित कम्युनिटी से था, गुजरात से था, उसने एडमिशन लिया उसके अंदर, और शायद 6 महीने मुंबई IIT में था। उसके बाद उसने 7th फ्लोर से हॉस्टल से जंप करके सुसाइड किया। जिस दिन उसने सुसाइड किया, पूरे मुंबई के सारे स्टूडेंट्स में एक प्रोटेस्ट चालू हुआ कि बिकॉज ऑफ जिसको हम कहेंगे कि उच्च वर्ण के जो प्रोफेसर्स है, ब्राह्मण प्रोफेसर्स है IIT में, तो उन्होंने उसको प्रेशराइज किया और उसके दबाव में आकर के उसने जंप किया। वहाँ पर से प्रोटेस्ट चालू हो गए। मुंबई में रोड बंद होना चालू हो गया। उसमें 6 महीने पहले के, 6 महीने 1 साल पहले की बात है अभी। और ये इतना बड़ी मात्रा में ये प्रोटेस्ट बढ़ गया कि अल्टीमेटली केस CBI को देना पड़ा इसका। उन्होंने आकर के जब उसका जांच किया तो उसके अंदर उसका सुसाइड नोट मिला, और सुसाइड नोट में उसने कहा कि मेरा जो रूम पार्टनर था वो मुस्लिम था, अरमान इकबाल खत्री, और उससे मेरा झगड़ा हुआ। तो उसने कहा कि जिस तरीके से हमने नुपुर शर्मा के अगेंस्ट बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया और हमने हजारों की संख्या में ये सर तन से जुदा के नारे लगवाए वगैरह, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो उससे डर करके मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जिस मोमेंट पे अरमान इकबाल खत्री ये नाम मीडिया में आ गया, सेकंड मोमेंट से मुंबई का सारा प्रोटेस्ट बंद हो गया। क्यों भाई? कल तक तो अन्याय हुआ था, फिर ये अन्याय के बारे में क्यों नहीं चर्चा हुई कि अरमान इकबाल खत्री के कारण से क्यों सुसाइड किया? तो जितने सब आम्बेडकरवादी विचार मंच थे, परिवर्तनवादी विचार मंच थे, जितने सारे ये थे, ये फुले आम्बेडकर और पेरियार स्टडी सर्कल थे,
ये सारे के सारे स्टडी सर्कल सारे बंद हो गए एक दिन में। तो मतलब ये जो चीजें चैनलाइज्ड है, प्रोटेस्ट था एकदम। यस, तो ये जो है ये कोई ना कोई तो वहां इंस्टिगेट कर रहा है ना, और ये आईआईटी के अंदर हो रहा है। और ये सारे आपने जो नाम भी बोले जी। वो सारे हिंदू नाम के मंच लग रहे, जी, मतलब उनको भी फंडिंग करेक्ट। और वो लोग लेके फंडिंग कर जी, भी रहे बेसिकली। तो ये जो चीज है कि इस तरीके से आज जो हम सोच रहे हैं कि नक्सलवाद गढ़चिरौली में है, नक्सलवाद बस्तर में है, नक्सलवाद उड़ीसा में है, ऐसा नहीं है। नक्सलवाद आज हमारे दरवाजे के पास है। हाँ हाँ किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं होता है। चाइना देख लीजिए, या रशिया का पहले का ये देख लीजिए, पोलैंड देख लीजिए, वहाँ जहाँ पर भी कम्युनिज्म था, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो एथिज्म को मानता है और मुस्लिम इस्लाम के बगैर रह नहीं सकता है। तो कम्युनिज्म जहाँ पर है वहाँ पर एथिज्म चलता है, वहाँ पर इस्लामिज्म नहीं चलता है। किसी भी इस्लामिक कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी रजिस्टर नहीं होती है। आप पाकिस्तान में मुझको दिखाइए। लेकिन भारत में कम्युनिज्म भी चल रहा है और इस्लामिज्म भी चल रहा है, और इनफैक्ट ये दोनों साथ मिलकर के चल रहे हैं। चाइना में जो मुसलमानों की हालत है, अरे आप देख लीजिए, नमाज उनको नहीं पढ़ने के लिए दिया जाता है, कुरान नहीं दिया जाता है, वहाँ की लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती चाइनीज़ लोग आकर के निकाह करते हैं, शादियाँ करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है। जहाँ पर मुस्लिम देश है वहाँ पर कम्युनिस्टों की क्या हालत है वो वहाँ पर देख लीजिए। ये तारिक फतेह वगैरह तो भाग गए ना पाकिस्तान से, तो वो तो सब वहाँ से चले गए। तो दोनों भी एक दूसरे के देश में नहीं, लेकिन भारत में हैंड इन हैंड है ये लोग, और दोनों भी हैंड इन हैंड किस लिए है? क्योंकि हिंदुइज्म दोनों का शत्रु है। एक्चुअली और भी बहुत सारी बातें आपके साथ कर ये सकते हैं, इतना डीप बट टाइम टॉपिक कम है, है, डीप टॉपिक है, ये एक कॉन्वर्सेशन में पूरा नहीं हो सकता है। तो हमें और एक पॉडकास्ट लगेगा आपके साथ सर। पर निश्चित। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिला। थैंक यू फॉर कमिंग सर, एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग ये आपने इतना टाइम हमारे लिए दिया और हमें इतना इन्फॉर्म किया, इतना एडुकेट किया। यही बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज ये पॉडकास्ट को पूरा देखना, और अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। और दिमाग अभी इतना खुल चुका है या ऐसा हो चुका है तो एक और पॉडकास्ट सर के साथ बनता है तो शायद और जानकारी मिले। Yes. बिकॉज ये भंडार को और बढ़ाना खोजने में पड़ेगा, और टाइम लगेगा। चलिए तब तक के लिए हर हर महादेव। जय सिया राम।